नमस्कार, मैं हूं आपका परिचित साथी आलोक कुमार और मेरे साथ ही जो सामाजिक क्षेत्र में गंभीर और विशद काम करते हैं सॉक्रेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी न्यास के महानिदेशक योगेश कुमार जी। स्वागत है योगेश भैया आपका। धन्यवाद सर। और दूसरी ओर हमारे साथ हैं हमारे अजीज मित्र कुमार समीर सिंह, जो विशद अनुभव रखते हैं दिल्ली की राजनीति पर, जिन्हें गंभीर नजर। और आज का दिन दिल्ली पे ही बात करेंगे क्योंकि मौसम भी है, माहौल भी है और अवसर भी है। तो शुरुआत करते हैं योगेश जी से। भाई, क्या कहता है सोशल स्ट्रक्चर दिल्ली का कि 8 तारीख को जब ये मतपेटी खुलेगी, बैलेट बॉक्स जब खुलेगा, तो काउंटिंग में कौन बाजी मारेगा? आलोक जी, ये बात तो सच है कि इस बार का जो चुनाव है वो एक साधारण चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव राजनीतिक दलों की दृष्टि से भी और सामाजिक पहलुओं की दृष्टि से भी इस बात का चुनाव है कि 140 करोड़ आबादी वाले देश की राजधानी होने का गौरव जो दिल्ली को प्राप्त है, तो उसका मुखिया कौन हो, किसके सर इस राज्य की ताजपोशी हो। और सभी पार्टियां अपने अपने खेमे में अच्छे से ताल ठोक के लगी हुई हैं। यदि हम बात करें सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी की, तो उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जितनी मजबूती के साथ पिछले चुनाव में मैदान में थे, ऐसा लगता है कि उससे कई गुना ज्यादा मजबूती के साथ इस बार मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन ये बात उनका हर कार्यकर्ता और इवन उनके जो बड़े नेता हैं, जीते हुए विधायक हैं, मंत्री हैं, वो खुद भी जान रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं कि जिस तरह से 2020 के असेंबली चुनाव में उन्हें 70 में से 62 सीटें मिली थी, तो इस बार उनको 62 सीटों से एक बड़े अंतर के साथ में सीटें मिलती हुई उन्हें खुद को भी दिखाई दे रही। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो लगभग ऐसी है कि उनके पास राज्य में खोने के लिए कुछ है नहीं। 8 विधायक उनके 2020 की असेंबली में थे और इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ दिल्ली राज्य में चुनाव लड़ रही है, प्रधानमंत्री जी एक रैली अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले उन्होंने की दिल्ली में, एक रैली आज की। जिस तरह से कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री और बाकी जो टॉप लीडरशिप के लोग हैं स्टार प्रचारक के तौर पर लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूत स्थिति में अपने आप को रिजल्ट के रूप में देखना चाहती है। अच्छा, आप सोशल स्ट्रक्चर का बताया कि सामाजिक स्थिति बता रहा है, बड़ा अच्छा तरीके से बताया योगेश भाई ने। समीर जी, क्या राजनीतिक माहौल क्या है? और आप खास करके इसलिए बताइए कि शीला दीक्षित से बड़ा करीबी रहा, सरकार में बड़े पास रहे, तो कोई मिरेकल होगा पेटी से, कोई कांग्रेस का भी कोई मामला निकलेगा? योगेश जी ने जो कहा कि बीजेपी इस बार बहुत मजबूत स्थिति में है और बहुत अच्छे तरीके से लड़ रही है, मैं यहाँ मुझे लगता है कि बीजेपी पहले भी इसी तरह से लड़ती आई है। 2 चुनाव देखें आप, 2015 का चुनाव और 2020 का चुनाव, कोई उन्होंने चेंज नहीं किया। दिल्ली को लेके कुछ भी चेंज नहीं किया है, कोई पैटर्न नहीं बदला है। इसी तरह से जैसे स्वीट जी 2020 के चुनाव की भी अगर हम देखें ना, 2020 के चुनाव में इस तरह की जो लोक लुभावनी जो घोषणाएं थी वो बीजेपी ने इतने बड़ी हम लोग आएंगे, उस पे आएंगे। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं जो ये प्रचार करने का तरीका, जनता तक पहुंचने का तरीका। हाँ, तो आम आदमी पार्टी इस बात को आप मानेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है वो घर घर तक जा पहुंची है। 10 साल से सत्ता में भी है, ठीक है, तीसरी बार आने की कोशिश कर रही है, 4th बार होगी। वो तो शॉर्ट टर्म था, वो तीसरी बार यानी 5-5 साल का जो कार्यकाल रहा है। तो तीसरी बार वो आने की कोशिश कर रही है और ये बीजेपी वाले भी समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी कमजोर है। इसके बावजूद कि इंडी गठबंधन से कांग्रेस बाहर है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है।
बीजेपी को लग रहा है इससे हमें फायदा होगा, और जरूर फायदा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, मगर फायदा कितना होगा वही तो पूछ रहे थे क्या होगा। शीला दीक्षित समय तो बड़ा मिरेकल हो जाता था, हर बार लगता था बीजेपी जीत रही है, शीला दीक्षित जी जाती थी। उसको इस बार क्या होगा, कांग्रेस कैसे कुछ आएगा? उसकी वजह है इसमें सभी की एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि उसमें फायदा जो है वो बीजेपी को केवल इन दोनों के अलग होने से ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी जो रणनीतिक तैयारियां है ना, उससे भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जैसे दिल्ली की अगर 12 रिजर्व सीटों की हम बात करें, तो रिजर्व सीटों पर अमूमन जो लोग हाईली पॉलिटिकली एक्टिवेट रहते हैं दिल्ली की पॉलिटिक्स में, उसमें जाटव समाज के लोग रहते हैं। तो दिल्ली में बंजारा, बिहारा, जाटव समाज, रैगड़ समाज और वाल्मीकि समाज, ये जो समाज है ये एक्टिव मोड में रहते हैं, जबकि उसमें लगभग 50-52 उसी में केजरीवाल ने काम कर रखा है। बीजेपी ने इसमें सबसे बढ़िया ट्विस्ट जो किया है वो ये किया है कि एक पार्टिकुलर समाज का, जो पूरी दिल्ली की आबादी है, जो दिल्ली के दलित समाज का लगभग मतलब टोटल पॉपुलेशन का 30% जो वोट है वो दिल्ली का दलित समाज है। अब उस 30% में से भी जो मेजोरिटी वाला दलित समाज है उसको इन्होंने 6 सीटें दी हैं। उसको इन्होंने जिससे खुद दुष्यंत गौतम जी आते हैं, जैसे एक गोकलपुरी वाली सीट पर भी इन्होंने प्रवीण निवेश को उसी से टिकट दिया है। कोंडली वाली विधानसभा से भी जो के सामने प्रियंका गौतम को दिया है। इस तरह से राजकुमार आनंद जो आम आदमी पार्टी छोड़कर आए, तो इन्होंने जो समीकरण सेट किया है, और जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी ऐसी सीटें हैं ना त्रिकोणीय मुकाबला है, फिर जैसे मुस्तफाबाद की सीट है, मुस्तफाबाद की सीट में बराबर की करावल नगर सीट से एक प्रत्याशी को टिकट मुस्तफाबाद से दे दिया गया। उनका पहले वो क्षेत्र था, मुस्तफाबाद सीट के अंदर 2 पार्षद जो है वो बीजेपी के हैं, 2 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, सॉरी कांग्रेस के हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर MIM के टिकट से जो लड़ रहे हैं ताहिर हुसैन, उनको पैरोल मिलना, कस्टडी पैरोल के बिहाफ पर वो लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से खुद प्रदेश के माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष लड़ रहे हैं, और खुद आम आदमी पार्टी के टिकट पर भी एक मजबूत आदमी जो पहले मंडी समिति का चेयरमैन रहे हैं वो लड़ रहे हैं। तो ऐसी सीटों पर भी, यानी कि जो हाईली नेगेटिव और रेड सीटें रही हैं, उन पर भी बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है मुझे। तो ये जो बताइए कि अभी जो शुरुआत की राहुल गांधी ने पूरी यात्रा की या चुनावी कैंपेन जो दे रहा है, लेकिन वाल्मीकि मंदिर में होकर का है, पैरावन वाल्मीकि मंदिर में, तो ये तो मैसेज आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि 30% या उससे ज्यादा है वो आबादी, या वो एक आबादी है जो निश्चित तौर पर वोट करती है। तो उससे कोई पिघला कांग्रेस के पास ही होता था पैरेंटली, बाद में उस पर काम किया अरविंद केजरीवाल ने और सुंदर पहाड़ी या बाकी जो कुछ भी वहां एक्शन लिया, तो कांग्रेस हटा। तो कांग्रेस इस चुनाव को अपने उस पुराने वोट बैंक को, मुस्लिम हो, दलित हो या और भी जो हो, उसको रीगेन करने की कोशिश में है, और इसलिए लड़ाई है यहाँ कि आम आदमी पार्टी के मुकाबले वो इसलिए है कि वो सतर्क हो गई है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में उसको खा चुकी है, आम आदमी पार्टी पंजाब में खा चुकी है। अब अगर खड़ी नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली जीतने के बाद अगर जीतती है तो उसका जो विकराल रूप होने वाला है उसमें कांग्रेस कहीं नहीं रहेगी। तो कांग्रेस अगर स्टैंड नहीं लेती है इस बार, तो ये लग रहा है कि कांग्रेस उस गांठ को पिघलाएगी, जो पुराने वोटर थे उसको उसके पास कुछ आएंगे। योगेश जी, मैं यहाँ एक बात याद दिलवाऊंगा। आपको याद होगा कि अजय माकन जी चाकू, जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश के इंचार्ज थे, पीसी चाकू, शीला दीक्षित लगातार विरोध करती आई है जब वो चुनाव हार गई कि आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं किया गया, क्योंकि बेस वोटर्स जो हैं वो उनके यहाँ से खिसक के उधर गया है। हाँ, तो आप वापसी होगी तो यही होगी। ठीक है, अजय माकन और पीसी चाकू दोनों नहीं गठबंधन होना चाहिए। आपको याद होगा कि मीडिया में खबरें भी आ गई कि भाई की सीटें ये है, आम आदमी पार्टी को जा रही है, ये जा रही है, चुनाव में भी ऐसा हुआ। हाँ, और उसके बाद शीला दीक्षित ने जो है उस समय साफ कह दिया, 2015 की बात आप कह रहे हैं भैया नहीं, आज की तारीख में शीला दीक्षित की बात को सब लोग मान रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो। अगर वो कहा तो ये जा रहा है कि इतनी तनाव में रही शीला दीक्षित, जो अंदर की बात उसकी वजह से पीसी चाकू ने उनका जीना हराम कर दिया था शीला दीक्षित का। तो उस समय जो है, हाँ, जितने तनाव में रही उस वजह से उनको अटैक जो हाँ, तो ये देखिए। और आप देखिए कि शीला दीक्षित एक चेहरा, आज जब भी दिल्ली के डेवलपमेंट की बात होगी तो शीला दीक्षित का नाम किया जाता है।
विपक्षी भी याद करते हैं। विपक्षी भी याद नहीं, अब मुझे खुद भी अब संदीप दीक्षित से बात हुई चुनाव के ऐलान से पहले, जी। तो संदीप दीक्षित को भी लग रहा था कि कांग्रेस का ये जो स्टैंड है, जो अलग हो जाने वाला स्टैंड है, पहले उसको वो पालन कर पाएगा नहीं कांग्रेस, ये उसको लेकर आखिर तक परेशानी। तो वो कांग्रेस का यही स्थिति है कि अगर कांग्रेस पहले तय कर देती, एक बार में तय कर देती, तो बहुत बेहतर स्थिति में रहती। ऐसा नहीं है, मगर वो जो गठबंधन, धर्म निभाना और ये करना वो करना, और अभी भी है। राहुल गांधी 3 दिन से गायब रहे, फिर से गायब रहे, प्रियंका गायब रही, अब लास्ट में आके जो है थोड़ा बहुत वो अपना एक्टिव हुई। तो कहीं न कहीं लगता है कि अनमने ढंग से जो है ये हो रहा है। दूसरा क्या है, इंडी गठबंधन के और जो दल हैं वो आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, चाहे अखिलेश हो, हाँ, ऐसे जो भी लोग हैं वो उधर दे रहे हैं। इस बात को कांग्रेस समझ रही है। तो कहीं कहीं एक चीज तो है, मुझे लग रहा है कि एक चीज तो है कि अब जो है कांग्रेस ये सोच रही है कि हमने गलती तो नहीं कर दी। तो क्या लग रहा है कि मतलब ये अगर दुविधा है संदीप जी, तो क्या तो सपा चट फिर तो वही हाल हो जाएगा? वही हाल हो जाएगा। मगर क्या है, एक चीज देखिए क्या है कि अब जैसे अब जो हुआ कि 2-4 सीट्स पे जाइए, हमने पहले भी इसी चैनल में हमने जो है बात कही थी। अब नई दिल्ली सीट पे पहले, नई दिल्ली सीट पे बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है, हाँ, और प्रवेश वर्मा की बात हो रही है। उस प्रवेश वर्मा की बात हो रही है कि जो कभी नई दिल्ली में महाराष्ट्र जरूर है, कोई मतलब नहीं है, वो बाहरी दिल्ली का आदमी है। पिताजी उसकी साहेब सिंह वर्मा पहाड़ी दिल्ली के हैं। आपने तो वही वाली बात है, वो पैरासूट से आपने जो है प्रवेश वर्मा को ला दिया और दिखा रहे हैं कि नहीं, मेरा एक चीफ मिनिस्टर का, एक्स चीफ मिनिस्टर का बेटा है, ठीक है। इधर दिखा रहे हैं कि भैया एक्स चीफ मिनिस्टर का बेटा संदीप दीक्षित है। दोनों में अंतर समझिए बात कि वो कभी नई दिल्ली का, मुझे लगता है कि गली गली से वाकिफ नहीं है। कार्यकर्ता जहां ले जाएंगे वहीं जाएंगे, मगर संदीप दीक्षित अपने मां के लिए लगातार कैंपेन करते रहे। उनकी बहन रुचिरा, उसके अलावा उनकी बहन शीला दीक्षित की रमा जी, ये सब लोग। तो क्या है कि अब जो मौका आया है, लग रहा है कि फाइट देने की स्थिति में है कांग्रेस। तो जिस घर में ये जा रहे हैं, जो पुराना संबंध है, जब वो वास्ता देंगे तो हो सकता है कि ये बेहतर स्थिति में आए। आपको लग रहा है कि अगर फाइट में निकलने की बात हो तो मैं निकलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि अब समझिए बात को, नई दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं कि दो बातें हैं। बीजेपी ने वहां कमजोर कैंडिडेट दिया है, सीधे कहें तो बीजेपी ने वहां कमजोर कैंडिडेट, स्थानीय कैंडिडेट रहता तो बड़ा सीधी सी बात है। वो तो वहां जो है वहां दिखाने के लिए भाई वो दूसरी बात है ना, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी सीट है जो कि कभी बीजेपी के पास कीर्ति आजाद हुआ करते थे, तब हुआ करता जब वो समय आया तब शीला दीक्षित जब जीती, उसके बाद कंटिन्यू शीला दीक्षित जीती, और दिल्ली पर राज करने के लिए केजरीवाल जो आया, तो केजरीवाल ने पर्टिकुलरली शीला दीक्षित उस सीट को ही चुना कि वहां से अगर हरा देती है आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित को, तो उसका एंट्री आसान। सबसे बड़ी बात है कि वो इसलिए चुना कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री होते हुए हार गई वहां से। यही बड़ी बात है। अगर इस बार अगर अरविंद केजरीवाल हारते हैं, अब जैसे संजय जी की बात से ही ले रहे हैं हम, अगर संदीप दीक्षित प्रॉपर काट लेते हैं वोट, अगर वो ताकत या तो प्रॉपर काट लेते हैं तब या तो जीत लें, और अगर नहीं जीतते हैं तो अरविंद केजरीवाल के हारने के सबसे बड़े कारण बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। प्रवेश वर्मा मजबूत कैंडिडेट नहीं होने के बावजूद कैडर वोट के बिहार पे और इन लोग संदीप दीक्षित कितना वोट काटते हैं, ठीक है, क्या जितने लायक काटते हैं, दिलचस्प मुकाबला है। हाँ, या तो जितने संदीप दीक्षित या तो जितने लायक वोट काट लें, है ना, जो आप कह रहे हैं, इस परिप्रेक्ष्य से ये पुराने रिश्ते हैं, सब कुछ है, और शीला दीक्षित के काम पे ही सारा चुनाव चल रहा है, या केजरीवाल को डिफेम करने की कोशिश अगर भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, तो कह रही है शीला दीक्षित की याद दिला रही है कि भैया उसका किया दिया तो उसने गुड़ गोबर कर दिया। अगर कैंपेन बात, हम ऐसा नहीं कह रहे केजरीवाल ने ऐसा बुरा किया, हम तो कैंपेन के हिस्से के तौर पे कह रहे हैं। तो उसमें अगर संदीप दीक्षित
जीतने लायक आते तो समृद्धि जीत जाएंगे। और अगर आप जिस हिसाब से कह रहे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल के हारने के सबसे बड़े कारण हैं, क्योंकि एक ही अलायंस का वोट अगर बहुत ज्यादा कट जाता है, जो कि ध्रुवीकरण में छेद हो जाता है, तो आसान हो जाता है परवेश वर्मा की जीतने का। आपको ये लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरी तरह से ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह से 3 सीएम या सीएम परिवार के लोग लड़ रहे हैं, तो उसमें 2 जो कैडर वोट हैं, कैडर वोट का 2 जगह बंटना और एक व्यक्ति को अपना पूरा ऐसे मान करते कि 45% में 2 और 55% में 1 वाली सिचुएशन वहां रहेगी। भाई ये बताइए समीर जी, बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहा है, बातचीत नहीं निकल रहा कि शीला दीक्षित को हराने के लिए या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है नहीं, और अगर प्रवेश वर्मा जो बहुत दिन से रास्ता तलाश रहे हैं साहब सिंह वर्मा के उत्तराधिकारी बनने के लिए, अगर प्रवेश वर्मा हरा देते हैं और ये सीट नई दिल्ली की सीट जीत जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी सच में चुनाव में आ जाती है सरकार में, तो नेशनल दावेदार हो जाएंगे प्रवेश वर्मा? नहीं, ऐसा नहीं है सर। आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा होगा और लोकसभा चुनाव के बाद जो राज्यों के चुनाव हुए उसमें भी देखा होगा। तो मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। मैं पिछले वाले उदाहरण को उद्धृत कर रहा हूँ कि जिस तरह से सेंट्रल की पॉलिटिक्स को छोड़कर स्टेट की असेंबली में बहुत सारे बड़े लीडर्स को उतारा गया और फिर उनके मन में भी ये भाव उत्पन्न हुआ जो आप बता रहे हैं कि हमें शायद उस सूबे का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन हुआ अंतोगत हुआ कुछ और। उनमें से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना और नए चेहरों को मौका दिया गया। यहाँ भी इस बार कुछ ऐसा ही होने वाला है। यदि नई दिल्ली की सीट प्रवेश वर्मा जीत भी जाते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी को विधानसभा का चुनाव लड़ा है, पहले राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वो आने वाले लंबे समय तक कांग्रेस और आम आदमी दोनों की राजनीति को ठंडा करने के लिए एक दलित और अपने राष्ट्रीय महामंत्री, पूर्व सांसद और जीते हुए विधायक के तौर पर उनको मुख्यमंत्री बना दे। आप लोग हाँ, दुष्यंत गौतम 100% जीत रहे हैं वहां पर। अभी दुष्यंत गौतम के समर्थन में जिन लोगों ने अपने वक्तव्य दिए हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ विशिष्ट भी बहुत कमजोर पड़ रहा है उनके सामने। विश्व की दुष्यंत गौतम खिलाफ विश्व और इसके राजकुमार के खिलाफ परवेश रतन का बेटा, जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही पिछली बार कैंडिडेट था। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। दोनों दलित चेहरे वहीं आसपास वहीं दोनों सीटें भी लगी हुई है, सेंट्रल दिल्ली से लड़ रहा है, दोनों सीटें भी वहीं से लगी है। और इसी तरह से मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मनोज तिवारी ने हैट्रिक लगाई, 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के दिल्ली में 7 सांसदों में से 6 के टिकट कटे, उनका नहीं कटा। और आज की डेट में अगर दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन का डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखें आलोक जी, तो पूर्वांचली वोट बहुत मजबूत स्थिति में है। हालांकि पूर्वांचली लोगों को केवल 4 लोगों को टिकट दिया है, लेकिन इस वोट को पोलराइज करने के लिए, फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी मनोज तिवारी जी को लॉन्च कर सकती है। अब ये तो यहाँ दिल्ली में तो मुश्किल है, तो फिर से विधानसभा चुनाव लड़ना बड़ा। दिल्ली में बहुत सारी सेफ सीटें हैं। मनोज तिवारी अपनी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो 10 सीटें उनकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती हैं, कई सीटें ऐसी कि वो जिस पर चाहेंगे आराम से चुनाव जीतते हैं। एक उसमें गोंडा है, खुद इवन करावल नगर है, इसके अलावा फिर रोहतास नगर है। कई सीटें इस तरह की, बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पर वो सेफ सीटें मानते हैं। 93 से अब तक की असेंबली में कभी बीजेपी हारी नहीं। ऐसी स्थितियां रही हैं। जैसे इवन करावल नगर की विधानसभा है, कपिल मिश्रा जो इस समय बीजेपी के टिकट पर कंटेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे वो बस एक बार आए वो बीच में, जब वो मंत्री भी रहे, आम आदमी पार्टी रहे, लेकिन उसका श्रेय भी उनकी माता जी को जाता है, अन्नपूर्णा मिश्रा को। वो पार्षद रही, उसके बाद में मेयर रही, तो वो भाजपा का कैडर हो, और उन्होंने जिस तरह का अपना प्रोपेगेंडा बनाकर अपने आप को चुनाव में लॉन्च किया, एक अच्छे वक्ता के तौर पर, एक यंग पर्सनैलिटी के तौर पर, तो उनको वो चांस मिला था। अदरवाइज वो सीट भी कपिल मिश्रा हारे हैं ना उस सीट से। पिछली बार यहाँ से नहीं, मॉडल टाउन से हारे। अच्छा, करावल नगर से फिर जीता कौन है? करावल नगर से मोहन सिंह जीते थे और इन्होंने दुर्गेश पाठक जी को हराया। अच्छा, आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक। महत्वपूर्ण सीट थी, इसलिए वो आसान है। ऐसी कई बहुत सारी सेफ सीटें हैं। और मनोज तिवारी मुझे ऐसा लगता है अपने आप में एक ऐसे एस्टेब्लिश लीडर के रूप में निकल कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के एक स्टार प्रचारक के तौर पर, कि वो आम लीडर से हटकर एक ऐसी इमेज रखते हैं कि वो जहाँ खड़े होंगे तो 100, 200, 500, 1000 आदमी आराम से इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी भी है। देखिए, सेलिब्रिटी है आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे
एक तो सवाल ये है कि पैरेंटल कैडर के नहीं है, वो समाजवादी पार्टी से पहला चुनाव लड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। नहीं, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। देखिए कि आपका जो है कहते हैं कि अभी जो कहा जा रहा है कि जो अभी जिस तरह से बीजेपी अभी आगे बढ़ रही है, हाँ, मैं उससे संघ के इत्तेफाक नहीं लगता है। हाँ, संघ पसंद नहीं करता है इस तरह की। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप चूंकि ग्राउंड लेवल पे आप भी होंगे और मैं भी चक्कर अभी विधानसभा चुनाव के दौरान जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत असंतोष इस बात को लेके है कि भाई जीवन दिया हमने, पूरा जीवन अब तक का दिया हमने वहां, और आपने कैंडिडेट बाहर से लाके रख दिया। जैसे अब बता देते हैं, आपने वही काम किया जो कांग्रेस किया करती थी। जी वही, आप आए यहाँ सत्ता में आए, देखिए ये होता है वो होता है वहां पर नेता रहा। तो वो जो हाँ सही बोलिए, आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस करती रही थी ऐसा काम, कांग्रेस करती नहीं थी। अब बीजेपी को देखी जाए, अभी आम आदमी पार्टी से आनंद जो मिनिस्टर थे, राजकुमार आनंद, सिंपल सी बात में राजकुमार आनंद पूरे, हमने गलत की बात नहीं करूँगा, राजकुमार आनंद के अभी हाल फिलहाल की बात करता हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत सेफ, कोई दिक्कत नहीं चल रहा था। एकाएक उसने जो है वजह ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, हर आदमी जान रहा है। नहीं, हर आदमी जान रहा है वजह तो कि आपने आम आदमी पार्टी उस व्यक्ति की आम आदमी के बीच में क्या है, उस व्यक्ति के नस को दबा दिया। एजेंसीज अच्छा देखिए, ये और क्या है, ये मध्य प्रदेश की जनता नहीं है, ये हरियाणा की जनता नहीं है, ये दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ की जनता है। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, समझते हैं चीजों को। और जो स्टाइल है अभी बीजेपी का, मेरा मतलब बोलूंगा तो बहुत ये लगेगा, मेरा साफ मानना है कि ये पहले 3 सीट लेके आई थी 2013 में, 2015 में, 2013 में 32 अच्छा वो एक और चर्चा कर रहे थे, मुझे बड़ा बहुत अच्छी बात आ गई कांग्रेस की बात। जैसे बताऊं तो बॉडी लैंग्वेज, बीजेपी का बॉडी लैंग्वेज जो है थोड़ा सा जो होता है ना, तो अब इसी बॉडी लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूँ आपको। ये याद, ये उस समय की बात है, पहला सेशन था, मैं उसको कवर कर रहा था, आम आदमी पार्टी 2015 वाला। 8 सीट था कांग्रेस के पास, 28 सीट थी आम आदमी पार्टी के पास, और 32 सीट थी। ये 2 निर्दलीय थे जो कि बीजेपी के ही थे। हाँ, उनको टिकट नहीं दिया, बागी होकर लड़ लिए और जीत गए, ये हो गया। उस समय याद है मुझे कि 8 गठबंधन करके सरकार बना ली, ठीक, वोटिंग हो रहा है, और आम आदमी पार्टी के सब नए लड़के थे, किसी को कुछ पता नहीं कैसे बैठना है, क्या करना है। वो तो मनीष सिसोदिया और एक वो जो विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र जी, जो भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, तो उनको पता था कि क्या किस ढंग से बैठा जाता है, किस ढंग से सवाल किया जाता है, तो एक एक चीज डिक्टेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब देखिए क्या है, एक बाहरी दिल्ली से आप जानते होंगे, दलित नेता ही रहा है कांग्रेस का, जय किशन, बहुत लगातार वो जीतते रहे। राजकुमार चौहान लगातार जीते, वो सब दलित नेता है, ठीक है। तो जय किशन बल्लीमरान से है या क्या है, वो हारून वो, और 8 विधायकों ने क्या किया, उसका रिएक्शन हुआ है। मैं दावी साहब कहता हूँ कि जो 8 से नील हुआ कांग्रेस, वो बहुत बड़ा वजह था। अब क्या रहा बताता हूँ आपको। इसने तो वोटिंग से पहले तो आप जय किशन को जानते होंगे, बहुत जो भी संतुलित नहीं है। तो इन 7 कांग्रेसियों ने जय किशन के पीठ पे हाथ रखा, सब लोग देख रहे हैं, तो बाल हाथ रखा और अदरक दिया, अदरक, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अदरक दिया उसको,
आगे सब सदन में बैठ गए, बीच सदन में उठ के केजरीवाल बैठे हुए हैं, केजरीवाल मनीष सिसोदिया साथ बैठे हुए हैं केजरीवाल के सामने, क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकता है। वो आप एक वो विधायक है वहीं से मुस्लिम विधायक ही है, हाँ, वो तो शर्ट खोल लेते हैं। मतीन के बारे में नहीं वो चांदी चौक इलाके में ही जो है एक और लगातार जो जीतता आ रहा है उसी की घटना बता रहे हैं ना आपको। वो तो कुछ बात हुई, वो उतार के कारण अभी करते हैं, तो वो चलिए तो अलग बात है। तो वो अदरक वहां रख दिया। अब अदरक का मतलब क्या है? बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, कि तुम पहली बार जीत के आए हो, हाँ, और क्या तुमको पता है, चल हम निकल यहाँ से। और इन लोगों ने जो है फिर समर्थन वापस ले लिया, सरकार खत्म हो गई। आज 10 साल से कांग्रेस एक सीट के लिए तरस रही है, या तो अलायंस नहीं करते आप, एक सीट के लिए तरस रही है, उस गलती का खामियाजा भुगत रहा है। अब वहां आ जाइए बीजेपी का, बीजेपी के बारे में बता रहे हैं आपको कि बीजेपी जो है के मतलब इसमें भी जो है बॉडी लैंग्वेज बदल गया है। कोई भी हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूटा के अध्यक्ष को देख लें, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। रूटा के अध्यक्ष ए के भागी जी का तो सॉफ्ट नेचर है, तो रूटा के अध्यक्ष भागी जी मुझे रोज फोन करते थे, मतलब मैं पर्सनल ये नहीं कर रहा हूँ, मुझे रोज फोन करते थे, मेरे व्हाट्सएप पे जो है लगातार ये होता था। अभी जो फीडबैक आ रहा है, हाँ, बॉडी लैंग्वेज बदल गया है, लोग मिलने जाते हैं। भागी जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करीब से रहे हैं, हाँ, वो इससे पहले वो संजीव कौन रे था अध्यक्ष, अरे बंगाल का है वो, हाँ, उसने भी किया। फिर वो देखिए कहाँ किस स्थिति में है, ठीक है। और उससे पहले आपको आदित्य नारायण मिश्र से लगातार वो बहुत मजबूत स्थिति में वो भी थे, उनकी भी स्थिति ये हुई। तो मैं वही कर रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेज, अब वो छोटे से दिल्ली यूनिवर्सिटी तो छोटी सी बात दिखाया आपको कि ये हो रहा है। यहाँ भी जो है विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो है ना, कोई आपका कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि कुछ कहे और सब लोग मान जाए। आप सेंट्रल के ऊपर निर्भर करते हैं। अमित शाह जी कहेंगे तब, मोदी जी कहेंगे तब, या वो कहेंगे तो उसके आधार पे लोग चलते हैं। आपके यहाँ चाहे बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे एक्स प्रदेश अध्यक्ष हो, कई लोग हैं जो कैंडिडेट है भी, सतीश उपाध्याय, क्या कहते हैं विजेंद्र गुप्ता है, विजय गोयल है, अच्छा हाँ, विजय गोयल गायब है, हाँ, ये सब चीज। तो आपको लगता नहीं है, बिल्कुल हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड कहिए इसको, आपस में बात कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि ये जो एक तरह से 2014 से पहले वाली भारतीय जनता पार्टी और 2014 में मोदी जी के केंद्रीय राजनीति में पदार्पण होने के बाद वाली भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों में बहुत सारा अंतर है। ये बात सच है कि पहले जिस तरह से लीडरशिप को लोग एक्सेप्ट करते थे, स्टेट की लीडरशिप को भी, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी महत्ता थी, उसके प्रदेश महामंत्री की उससे भी ज्यादा महत्ता थी। ऐसा बताया जाता है जब विजय शर्मा जी यहाँ पर प्रदेश महामंत्री थे, तो विजेंद्र गुप्ता जी उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ये मैंने खुद देखा है और सुनने में आया कि भाई प्रदेश अध्यक्ष किसी चीज की अगर पदाधिकारी की नियुक्ति की, इवन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की भी कोई लिस्ट बना रहे हैं, तो वो लिस्ट बनाने के बाद पहले संगठन महामंत्री के पास जाया करते थे और संगठन महामंत्री उसे फाइनल करते थे, तब वो आगे जाकर प्रेस में रिलीज के तौर पर जाती थी। तो यही बात जो है, जो 2014 के बाद वाली चीजें आई हैं निकलकर, इसमें ये अंतर तो वाकई में देखने को आया है कि लीडरशिप एक ऐसे गुमनाम कोने से ऑपरेट हो रही है कि जिसका फेस सामने नहीं आ रहा है, और जो फेस सामने आ रहे हैं उनको कोई लीडर मान के तैयार नहीं।
नहीं आपकी इन्हीं बात पे जैसे मिसाल है, जैसे हमने कह दिया मॉलिक्यूलर कहीं और सा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासकर हेमंत बिश्व शर्मा ऐसे व्यक्ति हैं जो सीधे कांग्रेस से आए और यहाँ डायरेक्ट सीएम बने हैं और सीएम बने। तो ऐसा नहीं है, आज का जो पैटर्न है जिसमें आपका चेहरा नहीं होता है, जो भी होते हैं मोदी जी होते हैं, तो उसमें कुछ भी कहीं भी मोहन यादव हो सकते हैं, कहीं भी वसुंधरा राजे किनारे जा सकती हैं, कहीं भी कोई जा सकता है। हम लोग जो भी नाम अटकल लगा रहे हैं, जैसे हम साक्षी वर्मा के बेटे प्रभु शर्मा के बारे में लगा रहे हैं, या थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी की बात आई या दुष्यंत गौतम की बात आई, इन सब की चर्चा के बीच में हम तो यही देखें मीडिया मैन बता रहे संजय जी कि भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद से जिस किसी के नाम की चर्चा हो जाती है वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नहीं बनते। हाँ, ये ठंडे बस्ते में ठंडे बस्ते चला जाता है, और वो स्पेकुलेशन है इधर मोदी जी या जो इनके पार्टी चलाने का तरीका है उसमें तमाम स्पेकुलेशन से इधर जाकर कोई व्यक्ति आता है जिसके हाथ में काम दी जाती है। इसका एक कारण ये भी है आलोक जी कि जैसे ही जो ये पॉपुलर लोगों के नाम जो डिस्कस होते हैं ना जिस तरह से, तो इनकी हमेशा अपनी एक फेवर वाली लॉबी और एक एंटी लॉबी जरूर होती है। तो पार्टी को ये भी लगता है कि यदि इनमें से किसी नाम को हमने लॉन्च करके सीएम फेस बना भी लिया, सीएम के तौर पर प्रपोज कर दिया या सीएम के तौर पर उनको हमें और दिला दी, तो उसके बाद में वो उतनी फंक्शनल तरीके से, इतनी पावरफुल तरीके से गवर्नमेंट को रूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी एंटी लॉबी जरूर काम करेगी वहाँ। नए आदमी को लाने का फायदा ये हो जाता है, और नया आदमी भी नया नहीं होता, वो निश्चित तौर पर जो नए चेहरे मुख्यमंत्री के पद पर बने हैं वो कहीं ना कहीं संघ के शिक्षित लोग रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन के तौर पर संघ काम करता है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। और जो लोग नए मुख्यमंत्री के तौर पर हम जैसे देखते हैं वो एक तरह से ये मान कर चलिए कि पूरी तरह से पुखराज की तरह से टेस्टेड वेरीफाइड लोग होते हैं, बस वो समय आने का इंतजार होता है। इवन उनको भी नहीं शायद पता होता कि मेरे भाग्य में ये वाला राजयोग आने वाला है। नायब सैनी जो है, हमें पुखराज सिंह धामी की बात कर रहे हैं आप। हाँ, जो धामी की बात, धामी तो चुनाव हार गया, और हारा कैसे? गुटबाजी से हारा, यही हो रहा था। उसके बाद नेतृत्व ने समझा, उसको फिर से आज की तारीख में उत्तराखंड में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि मैसेज चला गया कि केंद्र से उसको बताया गया है। हाँ, तो अब अगर हमने किया, अब जैसे पोखरियाल की बात करें आप, यहाँ चार्जिंग मिनिस्टर थे, आज की तारीख में कहाँ है? तो ऐसे ही बहुत से नाम हैं, नाम बोला तो उस निशंक को हराने में वहाँ के स्थानीय लोग, गुटबाजी में लोग हारते हैं, स्थानीय लोग के अलावा जो वरिष्ठ नेता यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जो है किया था, ऐसा हुआ। तो ये ठीक है, मगर वही बड़ी बात है कि केंद्र से ही सब कुछ हो रहा है। नहीं, ये सभी पार्टियों में देखिए, अभी पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ कि कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट से, और वहाँ के स्थानीय कांग्रेसियों ने, क्योंकि गठबंधन की सीट थी, इवन आम आदमी पार्टी जो उनके गठबंधर में शामिल थी, उन्होंने बड़ा विरोध किया, भाई कन्हैया कुमार को हमारे अरविंदर सिंह लवली केवल उस वजह से बीजेपी में गए छोड़ के, और ये तो एक पहली बार नहीं गए, इससे पहले भी गए। दूसरी बात देखिए, वही बड़ी बात कर रहा हूँ, बीजेपी क्या कर रही है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप करना है, जनता में सीधा सीधा मैसेज ये दिया गया लोग जी कि ये टिकट राहुल गांधी जी ने देकर भेजा है, ये टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया, राहुल गांधी जी ने देकर भेजा है, और राहुल गांधी माने कांग्रेस के सर्वोच्च, ये किसी की भी बोल रहे हैं। करावल नगर से एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, करावल नगर से कपिल मिश्रा को दे दिया आपने, और मोहन सिंह बिष्ट जो है, मोहन सिंह बिष्ट जो लगातार जीतते आए हैं आपने, और आपकी बोलना नहीं चाहिए, आपकी ऐसी तैसी हुई, जैसे ही मोहन सिंह बिष्ट ने कहा मैं लड़ लूंगा, हाँ, तो आपने जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पहले से रणनीति में मोहन सिंह बिष्ट जी को समायोजित किया जाएगा, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि मोहन सिंह बिष्ट जी यहाँ की जो सीट है, जो मुस्तफाबाद सीट दी है, ये तो चलिए इसलिए इनके लिए कंफर्टेबल होगी, एक
कंफर्ट जोन हो गया कि ये बराबर वाली सीट है और ये कभी उनकी विधानसभा का ही पार्ट हुआ करती थी। अदरवाइज जैसे कयास चल रहे थे स्थानीय स्तर पर और प्रदेश कार्यालय में भी कि मोहन सिंह बिष्ट जी को यहाँ से अगर स्विच किया जाएगा तो बुराड़ी विधानसभा में किया जाएगा, और बुराड़ी विधानसभा में उनकी पार्टिकुलर अपनी गढ़वाल कम्युनिटी के एक बहुत बड़ा परसेंटेज वहाँ रहता है। वो तो गए नहीं ना, वो गए नहीं थे, उनको इधर नहीं, वो नहीं गए, वो जान रहे थे कि वहाँ सेफ नहीं है। हमने उसको पार्टी को पहले घोषित करते बुराड़ी मांग लिया था ना, बुराड़ी अलायंस JDU ने मांगा। अच्छा, वो तीसरी लिस्ट में आया उनका अलायंस का जो है ना, तीसरी या चौथी बुराड़ी मांग लिया था, लेकिन इनके लिए मोहन सिंह बिष्ट जब मीडिया में उनका गुस्सा आया ना, तो अलग से इनका नाम निकाला गया। ये पहला हमने देखा, ये चीज है कि हमने पहला देखा कि मोहन सिंह बिष्ट का नाम, मोहन सिंह बिष्ट ने पहले लिस्ट आने से पहले बोला नवाज लड़ रहा। अरुण सिंह को कहा जाता है, ये अरुण सिंह को साफ इंस्ट्रक्शन आया ऊपर से, अरुण सिंह को अरुण सिंह को साफ इंस्ट्रक्शन आया कि भाई इसको मैनेज करो, और मैनेज नहीं हो पा रहा था तो अब फिर एक नई लिस्ट, क्योंकि ये बीजेपी ऐसा नहीं करती। आप समझिए बात को, आपने क्या किया, राम खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना, मैंने चर्चा इसलिए की थी कांग्रेस के उस अजरक वाली बात को हमने इसलिए भुगत रहे हैं वो, तो यहाँ जो है आपने कार्यकर्ताओं को आपने नाराज किया। इस बात को आप माने, जब आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे कार्यकर्ता नाराज हैं कि आपने कपिल मिश्रा को दिया, आपने आनंद को दिया, इसी तरह से गौतम को, कैलाश गहलोत को दिया। तो आप बाहर से लाके दे रहे हो और वहां के कार्यकर्ता आपके नहीं क्या, और फिर कहोगे क्या, कार्यकर्ता को कहोगे क्या, यार इनको इनके लिए काम करो आप। मैं बता रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है वो साफ है। कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, आरएसएस के जो प्रचारक हैं, प्रांत प्रचारक हैं, ये है, और फिर उसके लेवल जो नीचे स्तर तक के जो हैं वो लोग तो जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम मना लें, एश्योरेंस दें, मगर वो मान नहीं रहे। ये सच्चाई है। और कार्यकर्ता अगर आपका हम लोग तो सीतापुरी विधानसभा का तो बिल्कुल ही एक दिलचस्प मोड़ बना हुआ है। वहाँ तो तीनों जो कैंडिडेट हैं वो पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस से रहे। पदाधिकारी राजेश लिलोटिया कांग्रेस के पहले विधायक रहे हैं, वीर सिंह दिगान 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं, रिंकू 2 बार निगम पार्षद प्रत्याशी रही हैं, और तीनों आमने सामने अलग अलग दल के मुख्य प्रत्याशी। इंटरेस्टिंग ये है ना कि हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन में लग गए, लेकिन सिचुएशन समीर ज्यादा से बता पाएंगे कि क्या हालत है अरविंद केजरीवाल की सीट की, मनीष सिसोदिया की सीट की, आतिशी की सीट की, गोपाल राय की सीट की, इन सब क्या मतलब वो सब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है तो क्या वो लोग, मुझे लगता है तीनों चारों का नाम लिया आपने, तो आतिशी फंसी हुई हैं, केजरीवाल फंसे हुए हैं, मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं, गोपाल राय फंसे हुए नहीं। बाबापुरी क्या हालत है? गोपाल राय जीत जाएंगे। गोपाल राय कम्युनिटी में एक अच्छी इमेज है, और वहाँ से कांग्रेस का जो टिकट हुआ है वो एक तरह से बिल्कुल डमी कैंडिडेट के रूप में सिंबॉलिक है। हाजी इशराक है, वो पहले विधायक रहे हैं, आम आदमी छोड़कर इधर आए वो, जब वहाँ पर टिकट की हेरफेर हो गई है तो उसके बाद इधर आए, तो यहाँ से गोपाल राय का जीतना निश्चित है। मतलब कुछ सीटें में से गोपाल राय एक सीनियर नेता है जो जीता हुआ दिख रहा है, बाकी आप ये क्या है कांग्रेस में कोई ऐसा दिख रहा है आपको, जैसे शुरू में ही हमने नहीं, कांग्रेस में कोई नहीं है जो थोड़ी बहुत उम्मीद जो है वो सीलमपुर विधानसभा से, सीलमपुर में जो है चौधरी मतीन के सामने वो रहमान मलिक कांग्रेस के, तो चौधरी मतीन के बेटा वहां से लग रहा है। चौधरी मतीन लगातार कांग्रेस से 3 या 4 आम आदमी पार्टी लड़ रहा है ना, आम आदमी पार्टी वो कई बार विधायक रहे हैं, कई बार रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने ये कर, लेकिन इंटरेस्टिंग एक सीट कांग्रेस आप भूल रहे हैं, बादली है जो कि देवेंद्र यादव का है, जो कि राजेश यादव जीता था आम आदमी पार्टी का, और वो उसी परिवार से आता है। कहते हैं कि लास्ट मोमेंट में क्योंकि उसने पैसे का इंतजाम कांग्रेस नहीं कर पाई, जो भी नहीं कर पाई थी, तो कह रहे देवेंद्र यादव बड़ा सीरियसली लड़ रहे हैं वहां से, और कांग्रेस एक सीट अगर कोई निकालने वाली है तो देवेंद्र यादव का नाम आ रहा है उसमें। इस यादव कम्युनिटी से दोनों राजेश यादव भी उसी परिवार से, तो उसी परिवार के पास वो रहता है, उस तरीके से बात। और तो कांग्रेस की कोई ऐसी मजबूत देवेंद्र यादव का जो है वो लग रहा है
अगर आतिशी को हराने में अगर कहीं थोड़ा सा लूज कर जाएंगे रमेश बिधूरी, तो ये भी पंजाबी सुभाष चोपड़ा का सीट है जहाँ से हल्का लंबा है, और सुभाष चोपड़ा बहुत बड़े स्टालवार्ट रहे हैं। अगर पंजाबी वोट्स को अपने पास या हल्का लंबा रख लेती है या समेट लेती है, एग्रेसिव तो है, उसके बोलने होने की क्षमता है, और जीती भी में चांदी चौक वगैरह से तो ऑरेटर बहुत अच्छी है, तो उसको सिर्फ भी करना है कालकाजी सीट से पंजाबी, और प्लस जो समीर जी बता रहे हैं, जब थोड़ा भी डेंट होता है कांग्रेस के पास, अगर वापस दलित वोट आता है तो ये मुमकिन है कि रमेश बिधूरी वैसे वहां के सांसद रहे हैं और सीट से, लेकिन अगर कोई स्थिति बनेगी तो अलका लांबा की स्थिति बनेगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अलका लांबा जो है वो इस समय आतिशी के सामने ना एक छोटे फेस के रूप में वहाँ आइडेंटिफाई होगी, और आतिशी जो है वो एक बार सीएम तो रह चुकी हैं और उसके अलावा एक अच्छी पॉलिसी मेकर भी हैं। वो जिस तरह से स्ट्रेटजी बना के चुनाव लड़ रही हूँ, तो वो सीट उनके लिए है, तो एक तरह से नाक का प्रश्न ही है। ये 2-3 सीटें जो है मेन जो आपने भी गिनाई, इनमें खुद मनीष सिसोदिया जी वाली है, अरविंद केजरीवाल जी वाली है, आतिशी, ये 3-4 सीटें तो हाईलाइटेड है ही हैं, तो इन पर तो पार्टी भी पूरा दम लगाएगी किसी भी तरह से ये सीटें इनसे जाए। एक हम लोग उस चर्चा के बहुत लंबा नहीं खींचे दर्शकों को, लेकिन एक ये बताइए कि जो बंटवारा होगा, अगर कोई ऐसा सीट है मजबूत जहाँ की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नेल फाइट में है बराबर में, तो ऐसा कोई अचरज वाला कोई कांग्रेस कैंडिडेट निकल सकता है? ऐसा लग रहा है आपको कि जब दो एक ही वोट प्लान पे दो लोग लड़ रहे हैं तो वहां से निकल रहा है? जैसे जयकिशन की सीट पर अगर आप बात कर रहे थे, इन सब सीटों पे ऐसा कहीं कोई दिख रहा है? मुझे नहीं लगता कि अभी कांग्रेस उस स्थिति में ऐसा सीटों में ठीक है, हाँ, वो सर्वाइवल के लिए 40% कर ले, बस वही है। लेकिन इस सब चक्कर में ये हुआ है कि राहुल गांधी को बहुत गालियां दे दी अरविंद केजरीवाल ने, और बड़ा जिस ढंग से बोला है, तो कहते हैं कि आपको फायदा भी ना हो और ऊपर से और नुकसान हो गया, ये भी तो बिल्कुल ये वही तो कह रहा हूँ कि नफा नुकसान की बात आप कांग्रेस बैठ के सोच रही है, हाँ, सोचना शुरू कर दी होगी कि भाई क्या हुआ अगर हम चुनाव साथ लड़ते, 10 सीट दे देती, आम आदमी पार्टी से तो 10 में से कम 5-7 तो आ जाता है। ये मैं कह रहा हूँ कि एक बार 3 तारीख को हम ठीक फिर मिलेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि, क्योंकि चर्चा हो जाए लंबी चली, दर्शक भी सोचेंगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो सीन है लगभग योगेश जी आपने सच में जमीन की स्थिति को क्लियर किया है। सामाजिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो वाकई आपका डीप रूटेड काम है, खासकर भारतीय जनता पार्टी को बेहतर समझ रहे हैं। और समीर जी आप तो लाजवाब हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों, नमस्कार।